बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान नदा आसिफ। नाज़रीन, जैसे आपको पता है लास्ट वीक हमने प्रोग्राम किया था जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में एक ग्रैंड ऑपरेशन चल रहा है गैर कानूनी तामीरात के हवाले से, जिसमें एसएसपी और डीसी सेंट्रल, एसएसबी सेंट्रल और डीजी एसबीसीए की मुश्तरका कार्रवाई की जा रही है। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, हमने इसको काफ़ी मरतबा अप्रिशिएट किया, लेकिन प्रोग्राम के बाद हमें काफ़ी ज़्यादा फीडबैक इसमें मौसूल हुआ है, जो कि हमारी टीम ने उसके बाकायदा इस पर कॉमेंट्स पढ़े और फिर कुछ लोगों के जो राब्ते थे उनसे किए गए। तो उनका कहना ये था कि ये जो गैर कानूनी तामीरात की जा रही हैं ये अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन जो बिल्डर्स हैं जो कमर्शियल बिल्डिंग्स बना रहे हैं, जो वहाँ के लोग हैं जिन्होंने प्लॉट्स लिए या फिर फ्लैट्स लिए वहाँ पे अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी उधर लगा दी है, मतलब बिल्डर्स के खिलाफ आप ऑपरेशन तो करें, लेकिन इसके पीछे पूरी स्ट्रैटेजी बनाई जाती है, इसका पूरा एक प्लान तैयार किया जाता है कि कितने लोगों की इसमें सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी लग चुकी है। उन वो बिल्डर्स जो है उनकी गिरफ्तारियां हो जाती हैं, वो 2 दिन में जो है वो भत्ते की एफआईआर उन पर की जाती है, मतलब कोई इतने हैवी सेक्शंस इसमें है नहीं। उनको 2 दिन में ज़मानतें मिल जाती है, ज़मानतों के बाद वो मुल्क से बाहर चले जाते हैं। जिन लोगों ने अपने अपने सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी लगा दी है वो कहाँ पे खड़े हुए हैं, उनको कहाँ से इंसाफ मिलेगा। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने सोचा कि एक बार फिर से इस हवाले से प्रोग्राम किया जाए, क्योंकि ये बहुत ही अहम टॉपिक है, क्योंकि आजकल महंगाई बहुत ज़्यादा ही आपके सबके सामने ही है, और इस पर अगर एक इंसान अपनी सारी ज़िंदगी जमा पूंजी जो अपने ख्वाबों का महल तैयार करने में लगा देता है, तो उसके बाद उसको क्या मिलता है? गवर्नमेंट की जानिब से उनको कुछ ज़ाहिर सी बातें कंपनसेट तो किया नहीं जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर ये प्राइवेट जो है ये प्रोजेक्ट्स थे जिस पे जो है मतलब लोगों ने रिलाय करके उस पर इन्वेस्टमेंट कर दिया। इन्वेस्टमेंट के बाद जो है ये सामने आता है कि ये प्रोजेक्ट इलीगल था। मतलब इसमें डिपार्टमेंट की बहुत बड़ी गफलत है। जब प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं तो इसमें एसबीसीए की जो डीजी अभी जो एक्शन में आए हुए हैं, अभी हरकत में आए हुए हैं, उन्होंने जो है वो उनकी अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर जो है वो परमिशन दे दी जाती है। उनके पर्सनल कुछ मतलब उन्होंने प्राइवेट टीम रखी हुई होती है जो लोगों को मिलके जो है वो छतें भी डलवा देते हैं। पूरे पूरे प्रोजेक्ट जो है वो कई कई मंजिला इमारतें बन जाती हैं, लेकिन उसके बाद जो एंड दी एंड ये नज़र आता है कि लोग जो है बेयारो मददगार खड़े हुए होते हैं, उनको कोई मतलब कंपनसेट नहीं किया जाता गवर्नमेंट की जानिब से। तो इस वाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हैं। और एक बहुत अहम बात जो कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के हवाले से सामने आ रही है, जो कि अगर मैं बात करूं प्राइम मिनिस्टर की यूथ प्रोग्राम की कोऑर्डिनेटर है शफाज शफीक साहब के, उनका जो है इन सारी गैर कानूनी तामीरात में जो है नाम आया जा रहा था, जो कि पुलिस के पर्सनल जो है मतलब उस पर फेवर पे जो है मतलब मिली भगत से जो है एसएचओज और जो है कुछ सियासी जमातें, इसमें ना सिर्फ मुस्लिम लीग नून के बल्कि पीपल्स पार्टी के भी जो है रिजवान कुरैशी जो है उनका नाम आया था इसमें सामने, जो कि पीएस सॉरी मतलब उसके पीएस के मेरे ख्याल से वो टिकट होल्डर भी थे। तो इस पीएस 127 के जो है वो टिकट होल्डर भी थे, और इसके अलावा एमक्यूएम के भी कुछ लोगों का इसमें नाम सामने आया कि उन सबकी जो है इन्वॉल्वमेंट से इस तरह की जो तामीरात की जा रही है। तो क्या मामला है? मतलब इतनी बड़ी बड़ी इमारतें बन जाती हैं, पूरे कराची में जो है गैर कानूनी इमारतों का जाल बिछा दिया गया है, और अब जो है मतलब अच्छा इनिशिएटिव लिया जा रहा है, लेकिन इसके पीछे पूरी जो है प्लानिंग के साथ किया जाए ताकि लोगों का भी नुकसान ना हो। इस हवाले से प्रोग्राम में जिक्र करते हैं। और इसके साथ साथ एक अफसोसनाक वाक़या सामने आया, जो कि गुज़िश्ता दिन न्यू मतलब मलीर सिटी कराची में जो है एक बच्ची के साथ जो कि स्कूल की तलबा थी उसके साथ ज़्यादती की गई, मुबीना तौर पर ज़्यादती की गई। और फिर एक और वाक़या इस तरह का सामने आया जो कि लियाकताबाद में जो है नदी में से 5 साल बच्ची की भी ज़्यादती शुदा लाश जो है वो मतलब पुलिस को दी गई, और फिर उसमें अभी डिक्लेयर हुआ है कि उसके साथ भी ज़्यादती की। मतलब अफसोस का अलमिया है। प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हमारे साथ मौजूद हैं एमक्यूएम पाकिस्तान से कुंवर इमरान साहब। खुशामदीद कहूँगी आपको, खैरियत से हम? जी अल्लाह का शुक्र है जी। मैंने अभी इतना बड़ा इंट्रो दिया, इंट्रो में मैंने सारी चीज़ों का जिक्र कर दिया। मतलब जिस तरह से लोग के साथ ज्यादतियाँ हो रही हैं, मतलब डिस्ट्रिक्ट सेंटर ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया जाता है। मैं तो कह रही पूरे कराची के डिस्ट्रिक्ट्स में इस तरह से करना चाहिए, लेकिन उसके पीछे पूरी प्लानिंग की जाए, क्योंकि लोगों ने अपनी सारी ज़िंदगी जमा पूंजियाँ इसमें लगा दी हैं, और अब उनको किसी किस्म का कोई कंपनसेट तो किया नहीं जाएगा, क्योंकि जो प्राइवेट बिल्डर्स हैं वो तो मुल्क छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। 2 दिन की उनको जो है कस्टडी मिलती है, कस्टडी ली जाती है, 2 दिन बाद जो है वो मुल्क से जमानतों पे बाहर चले जाते हैं। तो मतलब ये अलमिया सामने आ रहा है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, इस पे सबसे पहली बात तो ये कि ये इनिशिएटिव तो बहुत अच्छा है कि हमें जो है चीज़ों को रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ जो इस मुल्क के आइन और कानून के तहत जो बने हुए हैं उस हिसाब से हमें तमाम चीज़ों को रेगुलाइज करना चाहिए, चीज़ों को कानून के मुताबिक होना चाहिए, इलीगल कंस्ट्रक्शंस नहीं होनी चाहिए। और हमारी पार्टी का मौक़िफ़ भी है कि ये वाला इनिशिएटिव और ये वाली बात, ये मौक़िफ़ भी बिल्कुल दुरुस्त है कि जो है इलीगल कंस्ट्रक्शंस नहीं होनी चाहिए। लेकिन
जैसा कि आपने कहा कि इसमें कोई एक शख्स का मामला नहीं होता है, इसमें बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी लगा देते हैं, इसमें बहुत सारे लोग जो खरीदते हैं। मोस्टली देखें, डिमांड और सप्लाई का आपको पता है मसला है जी बिल्कुल। किसी चीज़ की डिमांड है तो सप्लाई क्रिएट की जाती है, कोई भी प्रोडक्ट आप ले लें। तो दरअसल जिसको हम ये दरअसल जो इलीगल कंस्ट्रक्शन के नाम से हम जो पुकारने लगे हैं, या हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं माफिया या बिल्डर माफिया। देखिए, बिल्डर्स तो चाहे वो कमर्शियल बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं वो भी बिल्डर हैं, जो छोटे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं या एक मकान भी बना के दे रहे हैं वो भी बिल्डर हैं, ठीक है। फ़र्क ये है कि वो बड़ा काम कर रहे हैं, ये छोटा काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ किसी भी, अब जो ट्रांसपोर्ट डंपर्स का इशू है, अब उस मसले को साथ में लेके हमने कर दिया जी डंपर माफिया। कोई भी कारोबार, उसके साथ जब हम माफिया लफ्ज़ लगा देते हैं तो हमारे यहाँ ट्रेंड पड़ गया है। ये एक मैं समझता हूँ, इस पर तो मुझे एतराज़ है कि ये माफिया बार बार नहीं बोलना चाहिए। क्यों कि किसी शख्स की गलती को हम गलती कहेंगे। अच्छा, गलती एक दफा होती है इमरान साहब, गलती बार बार दोहराई नहीं जाती है। जब वो गलती बार बार दोहराने लगे तो इसका मतलब ये है कि वो एक ग्रुप बन चुका है और वो अब पूरे कराची में इस तरह से जो ना अपने और टीमों के साथ नहीं, मैं कुछ और बात कह रहा हूँ। देखिए, माफिया का मतलब ये होता है कि माफिया की आपने देखा होगा अंडरवर्ल्ड माफिया, दरअसल माफिया रिलेटेड है अंडरवर्ल्ड से, जिसके अंदर मार धाड़, उठा पटाख और गन पॉइंट भी पता नहीं क्या। तो जहन में आम इंसान की भी ये डेवलप होने लगता है कि जैसे पता नहीं ऐसा कुछ है। अब दूसरी बात ये, जो आपकी बात को कंटिन्यू करूंगा, कि ये जो बिल्डर चाहे बड़े हों या छोटे हों, मुल्क की जो आपकी इकोनॉमी है उसके अंदर वो क्या जनरेट करते हैं, वो जॉब्स क्रिएट करते हैं। जो आपके बजरी वाला है बजरी डाल रहा होता है, सीमेंट वाला सीमेंट दे रहा होता है, सरिये वाला सरिया दे रहा होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें, फिर जो मजदूर काम कर रहे हैं, प्लम्बर काम कर रहे हैं, जो आपके जो इलेक्ट्रिशियंस है वो काम कर रहे हैं। ये वाला सिलसिला जो इलीगल कंस्ट्रक्शन का, जिसको हम नाम से आज जानते हैं, ये दरअसल हुआ कैसे है? हुआ ये है कि जो फैमिलीज पहले से रह रही थी और जिनके अपने अपने मकानात थे, उन्होंने कहा कि जी हमारी जो बच्ची की शादी हो गई या बेटे की शादी हो गई, फैमिलीज बढ़ गई, तो मोस्टली लोग ये प्रेफर करते थे कि हम कहीं दूर दराज इलाकों में जाने के बजाय उनको वहीं कहीं कहीं सेटल कर दें। तो उसमें बहुत से लोग ऐसे थे कि जिन्होंने अपने ही घर में अलग से कमरे बनाए या अपने अलग से फ्लोर बनाए। इस तरह ये सिलसिला शुरू हुआ। बाद में ये हुआ कि जो अगर एक बाप है उसने अपने 2 या 3 बेटों को अलग अलग वो पोर्शन में डिवाइड करके, सब लीजें करके अलग अलग उनके नाम कर दिया। अब हुआ यह है कि ये वाली जो कंस्ट्रक्शन हो रही है उसमें भी क्या होता है कि बिल्डर हजरात प्लॉट खरीदते हैं। ये कोई पोल्ट्री फार्म या कोई मतलब इलीगल जमीन नहीं होती। ये केडीए की लीज हुई हुई प्लॉट है रहाइश के लिए। फर्क सिर्फ इतना है कि उसको ये लोग भी प्रोजेक्ट्स बना के मतलब घर बनाया, उसको मुख्तलिफ हिस्सों की सब लीज अलग अलग मतलब लोगों को अलग दे दी। कर दिया। पहले ही होता था कि एक बेटे या 2 बेटे या 3-4 फैमिलीज के अंदर वो चीज अलग अलग नाम कर दी जाती थी। अब वही क्या कर रहे हैं कि वो उनको अलग अलग लोगों को नाम कर देते हैं जो खरीद लेते हैं, ठीक है। अच्छा, उसूली तौर पर गलत है, ठीक है, और लेकिन टेक्निकल ऐसा नहीं है कि मुकम्मल गलत है, क्योंकि सबलीजें भी हो रही होती हैं, उस पर सेल डीडें भी हो रही होती हैं, इवन जो नक्शे अप्रूव हो रहे होते हैं उसके अंदर ये सारा एक प्रोसेस होता है। लेकिन अब इसका जो एसबीसी के बायलॉज है उसके अंदर भी क्या होता है कि वायलेशन जो होती है नक्शे के अंदर, ये अपने रेगुलाइजेशन खोलते हैं, डिफरेंस का वो चालान पेनल्टी होती है वो जमा होता है। ये सब बातें अपनी जगह। मैं बात करूंगा नस्ला टावर से शुरू करूंगा इस बात को। नस्ला टावर की मिसाल आपके सामने। नस्ला टावर के अंदर जितनी उसकी अप्रूवल्स हुई थी, सारी चीजें डिपार्टमेंट्स की, एसबीसी की, सारी चीजें जो ऑफिसर्स इन्वॉल्व थे वो एज इट इज रहे। आखिर में अल्टीमेटली भुगतना किसको पड़ा? जो लोग रिहायशी थे वो खून के आंसू रोए। बिल्डर वो इतना ज्यादा मतलब स्ट्रेस में चला गया, मर गया, वो इंतकाल हो गया। तो अल्लाह के वास्ते ये बिल्कुल काम को रुकना चाहिए। हमारी पार्टी का मौक़िफ़ भी यही है। लेकिन आपकी वाली बात तो एक प्लानिंग होनी चाहिए, ऑन बोर्ड लिया जाए। जो लोग, ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई ये मोबाइल छीनने वाले हैं या कोई चोर उचक्के लोग हैं। एक प्लॉट अगर आप मिनिमम भी लें 5 करोड़ से 10 करोड़ के दरमियान की रकम देके प्लॉट खरीदता है, फिर उसके बाद उस पर कंस्ट्रक्शन भी अप्रोक्सीमेटली इतनी आती है। तो ऐसे लोगों को कम से कम बुला के बिठाएं कि जी आज के बाद ये नहीं होना चाहिए। जो आपका प्लॉट है इसका किस तरह फिर आप किस तरह इसको डिसॉल्व करेंगे, किस तरह का सिलसिला होगा। अगर किसी शख्स के 5 प्लॉट हैं, मैं मिसाल के लिए कह रहा हूं, आप मुझे बताइए जो उसको बिल देने हैं, जो बिजली के, जो सरिये के और बाकी लोगों के, और जिन लोगों के पैसे लग गए जिन्होंने खरीदे में, वो अल्टीमेटली अल्लाह ने अगर ऐसा ना खुदकुशियों की तरफ से ले जाए। हाँ, बिल्कुल। यही अभी जब हमारी टीम से लोगों ने कांटेक्ट किया है, मतलब लोग बकायदा रो रहे थे। मतलब बहुत अफसोस की बात है। मतलब आप सारी जिंदगी की अपनी जगह जमा पूंजी, तो हम इसके हक में खाली हाथ खड़े हुए जी रुकना चाहिए। लेकिन इसका एक प्लान डिसाइड हो, डिस्कस हो। ये तो अचानक रातों रात हुआ
कि मिसाल के तौर पे बिल्डर हजरात वो अरेस्ट हुए कुछ अपने ऑफिस से या घरों के बाहर से, और 24 घंटे जो है वो कस्टडी में रहे बगैर किसी मुकदमे के, बिल्कुल। और फिर उसके बाद उनके ऊपर जो केस बन रहा है वो ये कि जी ये भत्ता मांग रहे थे। तो ये थोड़ी तकलीफ बात इस तरह हो जाती है कि जो शख्स जिंदगी भर पैसे दे रहे हैं, वेरी नेक्स्ट डे उनके जो है वो जमानतें हो जाती है, वो जमानतों के बाद जब मुल्क से फरार हो जाते हैं, उनका कुछ अता पता नहीं होता है। मतलब आप मुझे बताएं कि अगर एक फॉर एग्जाम्पल अगर एक 40 गज की जो है वो 80 गज के जो है प्लॉट पे मतलब आप 6 मंजिला इमारत बना रहे हैं, उसमें जो है 40 अफराद जो है उसमें वो मतलब रिहाइश पजीर है, तो मतलब उसमें सीवरेज का निज़ाम, उसमें गैस का, उसमें पानी का, मतलब कितना सब चीज़ें डिस्टर्बेंस हो जाएंगी उसमें। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप ये वाली बात। इस सबको चीज़ों को देखें एक मशावरत के साथ, इस पर एक प्रॉपर एक प्लान बनना चाहिए, शहर की बेहतरी के लिए बनना चाहिए। और लेकिन मैं फिर बात वही कहूंगा कि सोल्यूशन को बातचीत करके उस चीज को इन लोगों को बुलाया जाए, बजाय इसके कि ये वाला काम हो कि जिंदगी भर एसबीसीए को देखें। आपको भी पता है एसबीसीए को रकम अदा की जाती है, यानी भत्ते की सूरत में ही जाती है ना। जो पैसे देने वाले हैं, पुलिस को भी पैसे अदा करते हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को पैसे अदा करते हैं। आप यहाँ पे एक बॉक्स भी रखते हैं तो सबसे पहले थाने की मोबाइल आगे खड़ी हो जाती है। अब वो लोग जब गिरफ्तार किए जा रहे हैं बगैर किसी मुकदमे के, वो किसी चीज में वांटेड नहीं है, 24 घंटे के दौरान जब वो उन पे केस बनता है तो बहुत एस्टोनिशिंग बात ये, वो परेशान ये होते हैं, उन पे केस ये बन रहा है कि जी वो भत्ता मांग रहे थे, पैसे ले रहे थे, उल्टा केस, यानी वो इलीगल कंस्ट्रक्शन का केस नहीं है। अच्छा जी, केस उन पे क्रिमिनल केस उनकी जिंदगी भर इसलिए खराब हो रही है कि जब भी किसी मामले में वो सीआरओ करेंगे और अपना थंब इम्प्रेशन लगाएंगे तो उनका सीआरओ लिखा हुआ आएगा ये भत्ताखोर है। बिल्कुल। तो एक मिसाल के तौर पे कोई गैंग वॉर वाला ये जो भत्ता लेता था, ये उनको उनके बराबर लाके खड़ा कर दिया। जो लोग 5-5 करोड़ 10-10 करोड़ का एक प्लॉट खरीद रहे हैं और पैसे जिंदगी भर अदा करते हैं लोगों को, डिपार्टमेंट में मजबूरी है, एक सिस्टम चल रहा होता है। नाम है वो जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वो उसका गवर्नमेंट को पे नहीं कर रहे हैं शायद। नहीं, गवर्नमेंट को तो देखें, जब आप प्लॉट खरीदते हैं वो भी गवर्नमेंट को पे हो रहा है, ठीक है। आप नक्शा प्रूफ करते हैं वो भी सब गवर्नमेंट को पे कर रहा है। इसमें मामला सीज है, उसमें होता है ये जो मैप अप्रूव होता है उसकी वॉयलेशन होती है, क्योंकि उसमें सीओएस होता है, कुछ कंपल्सरी स्पेस है वो छोड़नी होती है। जो कमर्शियल बिल्डिंग्स में भी बिल्डर हजरात ये करते हैं कि वो अपनी उसको मीट करने के लिए कि जो प्लॉट की कीमत और कंस्ट्रक्शन की कीमत जो तेजी से इन्फ्लेशन हो रहा है वो बाज़ वो उसको छोड़ देते हैं। वो वॉयलेशन जो है वो रेगुलाइजेबल भी होती है और उसके लिए पेनल्टी जमा करी जाती है एसबीसी के अंदर। अब जैसे सईद गनी साहब का एक स्टेटमेंट बीच में कोर्ट में उन्होंने दिया था, आई थिंक कोई 8-9 महीने पहले, साल भर पहले, शायद महमूदाबाद या ये इस तरफ की कोई चंद्रेश्वर रोड की तरफ का कोई था केस। उन्होंने कहा हम जो लोग ये पहले इसमें रह चुके हैं, जो अगर किसी की बिल्डर हजरात की गलती भी है, हम लोगों को, इन शहरियों को, अपने लोगों को परेशान नहीं करेंगे, बेघर नहीं करेंगे, हमको रेगुलाइजेशन की पॉलिसी लेके आ रहे हैं। उन्होंने कोर्ट में इस तरह का कोई स्टेटमेंट दिया, लेकिन अभी तक तो इस तरह की कोई समझ ही नहीं आ रही। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का होता है सिर्फ सेंट्रल में हो रहा है, देखें हाँ, वही मैं स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है जहाँ पे हो रहा है। और मतलब अफसोस की बात ये भी है इमरान साहब के यहाँ पे मतलब आपने देखा लियाकताबाद में काफी छोटी छोटी जो है ना मतलब प्लॉट्स हैं वहाँ पे 80 गज के, तो वहाँ पे तो इस तरह की मैप्स अप्रूव तो होते ही नहीं है, नक्शा पास होता ही नहीं है, तो फिर कैसे जो है वो मतलब इनको मतलब वो काम करने की इजाजत एग्जैक्टली जाहिर है कि ये देखें आज एक दिन नहीं हुआ, ये सालों से चल रहा है। इसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं, मिसाल के तौर पे एसबीसीए जिनकी जिम्मेदारी बनती है, जाहिर है वो भी मौजूद रहे होंगे, जाहिर है उस दौरान सब जब कुछ बना। अप्रूव नक्शा वहां भी होता है लियाकताबाद में, लेकिन जो अप्रूव होता है, अप्रूव के अलावा ये छोटी सी गलियों में ये ज्यादती है कि इतनी बड़ी बड़ी बुलंदो बाला इमारतें जो खड़ी गई हैं, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, ये ज्यादती है। अच्छा, हमारी पार्टी का मौकफ भी ये है कि बिल्कुल ठीक इनिशिएटिव है और हम भी इस बात को ये कहते हैं कि ये बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, इस काम को बंद होना चाहिए और जो कानून के तकाजे पूरे करके उसको करना चाहिए। लेकिन जैसे हम नस्ला टावर में भी हमारी पार्टी का मौकफ ये था कि उसको एक तरीके से डिसॉल्व किया जाए। वो बिल्कुल अगर कोई मामला है तो जो उनको ऑनबोर्ड लिया जाता, किनको, वो जो शहरी थे वहां पे जो रह रहे थे या जो बिल्डर हजरात भी थे, उनको ऑनबोर्ड लिया जाता। अभी भी जो लोग हैं उनको मेरा एक जाती मतलब एक जहन में एक आता है, होना ये चाहिए कि जैसे डॉक्टर आसिम साहब अगर वहां देख रहे हैं, इसको पीपल्स पार्टी की तरफ से लीड कर रहे हैं, अच्छा इनिशिएटिव है, फैजान साहब हैं, अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन वो आम लोगों को मतलब क्रिमिनल लोगों से मैच ना करें। जो कारोबारी हजरात है उनको बात करने का मौका दिया जाए, उनको बिठाया जाए, ऑन बोर्ड लिया जाए। जो प्लॉट्स अगर मौजूद हैं, जो प्लॉट्स लिए हुए हैं, वो उस पर बात की जाए, मजीद उनको पाबंद किया जाए, बाउंड किया जाए, आइंदा कोई प्लॉट्स खरीदे ना जाएं और इसको तरीके से एक सोल्यूशन निकाला जाए कि लोग, बस इतनी सी बात है कि इंसानी हमदर्दी के तहत जो लोग रिहाइश पजीर हैं वो बेचारे खुदकुशियों पे मजबूर ना हो, या जो लोग जिन्होंने प्लॉट्स खरीदे हुए भी हैं कि अगर उनका बिल्कुल जमा पूंजी लगी हुई है और वो अगर रोड पे आ जाते हैं और लोग उनके घरों पे आकर के पैसे के लिए चक्कर लगा रहे होंगे, तो वो जाहिर है क्या करेंगे, या तो भागेंगे या खुदकुशियां करेंगे। तो इसका एक इंसानी बुनियाद पे
एक पॉजिटिव, एक कोई लायमल बनाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अनीला अंसारी साहबा। अनीला साहबा, मेरा इंटरव्यू भी सुना होगा, इमरान साहब की गुफ्तगू भी आपने सुनी होगी। आपका क्या कहना है, ये जो भी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में लीगल कंस्ट्रक्शन के खिलाफ जो भी ग्रैंड ऑपरेशन किया जा रहा है, इसमें जो है मतलब काफ़ी लोगों की सरपरस्तियाँ सामने आई हैं, जिस तरह से जो है वो बात की जा रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रिजवान कुरैशी की कि वो एसएचओ का जो है पर्सनल बीटर भी है, तो पार्टी ने इनके खिलाफ क्या कार्रवाई का जो है वो अभी इनिशिएटिव लिया है, क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं निदा आप? आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है नीला साहिबा। जी अस्सलाम वालेकुम, अब आ रही है आपको मेरी जी आवाज? जी जी अभी आ रही है। कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप खैरियत से? मैं खैरियत से हूँ। मैं काफी देर से सुन रही थी आप लोगों की गुफ्तगू और रिजवान कुरैशी साहब के हवाले से आपने बात की। देखिए, ये अभी सारी चीजें बड़ी इनिशियल स्टेज पे हैं और आप जब ये देखते हैं कि जब किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई एज पर लॉ की जाती है तो एविडेंस होता है कोर्ट में या जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं उधर वो केस चलता है। तो अगर इस तरह का हुआ प्रूफ के रिजवान कुरैशी साहब इन्वॉल्व थे तो जरूर पार्टी जो है एज पर जो है रूल उनके खिलाफ एक्शन लेगी। बट ये है कि ये अभी इनिशियल स्टेज है। पर जिस तरह मैं आप लोगों की गुफ्तगू कितना सुन रही इनिशियल हो थी, सकता है? अभी तो उनका प्रॉपर लिस्ट में नाम आ चुका है, वो जो मतलब जो क्रिमिनल लिस्ट है उसमें उनका नाम आ चुका है। और दूसरी बात ये कि आप कह रही है इनिशियल है, मतलब इनिशियल आपके लिए इनिशियल क्या है? मतलब एफआईआर हो गई है, लोग जो है वो जमानतों पे बाहर आ चुके हैं, बिल्डर्स जो भाग चुके हैं, आपके लिए इनिशियल क्या होता है, आप मुझे बताएंगी? देखिए, इनिशियल एज पर लॉ जो है ना, ये सारी चीजें जो है ना वो इनिशियल है। एफआईआर लॉन्च हो गई, ठीक है, आपके जो है वो बेल हो गई, ये एक आपका इनिशियल एंड फर्स्ट स्टेज है। ठीक है, बहुत से लोग जो है वो बेल बिफोर अरेस्ट ले लेते हैं, बहुत से लोग जो है वो कोर्ट से कंफर्म बेल ले रहे होते हैं। तो ये सारी चीजें देखिए, अभी पूरा एविडेंस चलना है, एविडेंस आना है, विटनेसेस को आना है एंड कोर्ट विल डिसाइड कि जो उनके पास एविडेंस आएगा कि उस एविडेंस में अगर रिजवान कुरैशी साहब उसमें पाए जाएंगे मुलविस, तो जरूर सबसे पहले तो देखिए कोर्ट उनके खिलाफ जो है वो एक्शन लेगी। इनिशियल स्टेज से मुराद ये है कि अभी एफआईआर लॉन्च हुई है, कोर्ट में जो है जो कोर्ट के स्टेजेस हैं उसके ऊपर चीजें शुरू हो गई हैं। देखिए, हर पार्टी में, हर जमात में और इदारों में भी जो है सब बराबर नहीं होते, कहीं कहीं काली भेड़े भी होती हैं और ब्लैक शिप्स हम ही और आप लोगों के हर इदारे में होती है। तो उनको जो है जब वो आइडेंटिफाई हो जाते हैं और बिल्कुल उनका ट्रायल हो जाता है, एविडेंस आ जाता है और ये प्रूफ हो जाता है, तो देखिए सबसे पहले जो है वो कोर्ट है जो उनके खिलाफ एक्शन लेगी और होना चाहिए। देखिए, जब भी आप किसी सोसाइटी में रहते हैं तो वहां पे बैलेंस रखने के लिए आपको जो इंसाफ है वो देना पड़ता है इक्वल लेवल के ऊपर। तो जिस तरह अभी आप लोग गुफ्तगू कर रहे थे कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जो है वो ऑपरेशन स्टार्ट किया गया है, बिल्डर माफिया तो एज सच नहीं कहना चाहिए, मैं बिल्कुल इत्तेफाक उनकी बात से करूंगी। देखिए, जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, क्योंकि मैं भी जो हूँ वो मेरा बचपन डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में गुजरा है, तो अब जब मैं चाहती हूँ तो मुझे बड़ा चेंज डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल नजर आता है। तो ये जो पहले लोगों के अपने रेजिडेंशियल प्लॉट्स एंड घर होते थे, अब वो सब कमर्शलाइज हो गए। ठीक है, आपने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में क्या चेंजिंग्स देखी हैं? देखिए, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जब हम बच्चे थे तो हम देखते थे कि सिर्फ घर एंड बड़े लिमिटेड अपार्टमेंट्स, पर अब तो वो इतना ज्यादा कमर्शलाइज हो चुका है। हर 2 कदम पे जो है वो एक बिल्डिंग खड़ी है, चाहे वो 500 गज के ऊपर या 1000 गज पे, जहाँ पे पहले 10 से 12 या 15 लोग एक फैमिली में रहते थे, अब उसके ऊपर जो है वो 10 फ्लोर जो है वो उन्होंने अपार्टमेंट बना दिए हैं और उसमें अब सोचिए कि 500, 600, 1000 लोग भी जो है रह रहे हैं। तो इसमें देखिए काफी एक तो कंजस्टेड मुझे नजर आता है, ठीक है ना, और इतनी ज्यादा कमर्शलाइजेशन होना ये भी एक कोई अच्छा इंडिकेटर नहीं है। पानी के मसाइल होते हैं, अदर जो आपकी बेसिक नेसेसिटीज एंड फैसिलिटीज हैं, तो उसमें जो है फिर अवाम के ऊपर जो है वो बोझ आ रहा होता है और अवाम ही उनका शॉर्टेज बर्दाश्त कर रही होती है। सही बात है, बिल्कुल ठीक है नीला साहिबा, आपकी बात
जो है बेहतर गुफ्तगू है। आपने मतलब जब भी जिक्र किया कि मतलब सारा बोझ जो है आवाम के ऊपर ही आ रहा होता है, लेकिन अभी जो हमारे सामने खबर आई है, जिस तरह मैंने अपने इंट्रो में भी जिक्र किया था कि मुस्लिम लीग नून के प्राइम मिनिस्टर के यूथ कोऑर्डिनेटर जो हैं फवाद शफीक साहब जो है उनका भी इस लिस्ट में नाम है। तो अभी जो खास खबर सामने आई इसमें जो डीजी एसबीसीए हैं उन्होंने जो है वो एडिशनल आईजी को खत लिखा है कि फवाद शफीक साहब का जो है इसमें कोई किसी किस्म की कोई इन्वॉल्वमेंट सामने नहीं आई है। तो मतलब इस तरह से भी नाम देना, मतलब अगर नाम दे भी दिया तो क्या फ़ोन करके अप्रोचेस करके जो है वो अपने अपने नाम निकलवाए जा रहे हैं। जैसे रिजवान क्रैची उन्होंने कहा कि अभी तक एविडेंस सामने नहीं आया, तो क्या जो गर्दन से पतली गर्दन वालों की दबोची जाएंगी, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जो फवाद शफीक साहब का जैसे आपने जिक्र किया देखिए ये ज़बानी कलामी नाम नहीं निकाला है, डीजी एसबी साहब ने एक लेटर इशू किया है exactly. कि गलतफहमी की बुनियाद पर उनका नाम दे दिया गया था। बड़ी पोस्ट पे वो बैठे हुए ऐसे, मतलब एक अच्छी उनकी जो है पोजीशन है। जी जी, ठीक है ना, तो वो निकाला जाए। अब मैं आपको यही पॉइंट कह रहा हूँ कि एक शख्स एक इतनी अच्छी पोजीशन पे होने के बाद वट एवर द रीजन इज, किसी भी वजह से अगर उनका नाम आ गया, उनके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं थी, पहले कोई एफआईआर नहीं थी, अभी जो एफआईआर लॉन्च की गई उस एफआईआर के अंदर जो शिक लग रही है वो भत्ते की लग रही है। The point I wish to make clear is this, वो भत्ते की वो जो एफआईआर कटी है 6-7 नाम है, जैसा भी आपने से पहले जिक्र किया था कि आपकी पूरी लाइफ इससे डैमेज हो सकती है। अब मुझे ये बताइए कि अगर उनका सीआरओ होता है, उनको बुलाते हैं इस केस के अंदर और रूटीन के अंदर वो उनको उस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनाते हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट कि वो बरी भी हो जाते हैं, तो वो जो उनका जाके वो दाएं और बाएं तस्वीरें करके और वो सीआरओ बनेगा और उस पर कैटेगरी लिखी जाएगी, क्रिमिनल कैटेगरी भत्ताखोर। तो वो जो फैमिली पे वो रहते हैं, बिलोंग करते हैं, उनके रिश्तेदार होंगे, उनके ससुराल वाले होंगे, दीगर लोग होंगे, यार एक कारोबारी शख्स है ये भत्ताखोर। तो मैं सिर्फ अर्ज ये कर रहा हूं कि ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा है, लेकिन जो इसमें शिक लगाई गई अब उनकी जान पहचान, मतलब वो कोई थोड़ा उनका बैकग्राउंड अच्छा था तो वो उन्होंने एतराज किया होगा कहीं, तो वो डीजी एसबीसी साहब ने एक लेटर इशू किया कि गलतफहमी की बुनियाद पर। हकीकत भी यही है कि उनका कोई पुराने वांटेड आदमी तो नहीं थे ना, कोई एफआईआर नहीं थी। नफीस इंसान है, मैंने काफी प्रोग्राम्स किए उनके साथ, बहुत ही मुख्तसर और बहुत बेहतर गुफ्तगू करते हैं। तो द पॉइंट इज कि इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए, हम उसकी बिल्कुल तायद करते हैं, लेकिन आपकी वाली बात, इसके लिए एक प्रॉपर एक प्लान बनाई जाए, स्ट्रेटेजी बनाई जाए, क्योंकि ये तो लोगों की साख खराब करने वाली बात है। किसी के भी कहने सुने में आकर के वो कोई नाम किसी ने दे दिया, किसी वो नाम आकर के चले गए, उस नाम पे उस नाम, अच्छा एफआईआर पहले नहीं कटी हुई, एफआईआर तो अब कट रही हैं। अब एफआईआर कट रही हैं और कट किस चीज की रही हैं? भत्ते की कट रही हैं। जो जिंदगी में अगर किसी ने अगर पैसे दिए हैं उल्टे, उस पे केस ये बन रहा है कि जी वो पैसे लोगों से मांग रहा था, भत्ता मांग रहा था। जैसे वो एक जमाने में आपको पता है कराची में कराया कि भाई ग्रेनेड कोई फेंक के गैंग वॉर वाले चला गया, या वो जो है वो गोली भेज दी गई जी भत्ता। तो भत्ता खोर से तो जहन में यही आता है ना लोगों के जहन में। तो ये वाली बात है, किसी के फ्यूचर ना तबाह किया जाए, उनकी फैमिलीज हैं साथ में, उनके घराने हैं, उनके खानदान वाले लगे हुए, और इस पे बिल्कुल एक्शन होना चाहिए। क्या एक्शन होना चाहिए? आइंदा ये काम ना हो, इलीगल कंस्ट्रक्शन ना हो, लेकिन इसके लिए एक स्ट्रेटेजी बनाए और कंस्ट्रक्शन भी हो, कंस्ट्रक्शन भी हो। क्यों? ये एक इकोनॉमी है, बिल्कुल ये बिजनेस है, लेकिन उसके लिए एक स्ट्रेटेजी बनाई जाए। कहीं भी मुल्क में, किसी मुल्क में भी इन्फ्लेशन आती है, किसी भी मुल्क के अंदर अगर महंगाई आती है, बिजनेस इकोनॉमिक्स में ये लिखा है कि वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने से क्या मुराद है? अब आप दुबई चले जाएं, शेख जायद रोड चले जाएं, जितनी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं और जितनी वहां पे अलग अलग डिजाइन, खूबसूरती उस शहर की यही है। अब जैसा हमारा शहर फैसल है, इस पे एक स्ट्रेटेजी बननी चाहिए। एसबीसी अगर यहाँ अप्रूव करता है, हाई राइजेस अप्रूव करता है, कमर्शियल प्लॉट्स को अप्रूव करता है, उसका भाई उनको सामने एलिवेशन खूबसूरत तरीन रखना है, शहर खूबसूरत होगा। इसी तरह आपके सेंट्रल में या ईस्ट में किसी भी जगह अगर जो अप्रूव, अब जैसे 400 गज या जैसे उन्होंने बताया, खातून अभी बात कर रही थी कि 400 गज या 1000 गज पे जो 10 फ्लोर है, उनकी प्रॉपर अप्रूवल होती है, लेकिन उस अप्रूवल के अंदर लाखों रुपए जाते हैं एसबीसी को, और उसमें बायलॉज में ये लिखा है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा जो आपकी सेवरेज है, पानी, उसमें लगेंगे पैसे। वो शहर पे पैसे लग नहीं रहे, जो गवर्नमेंट के पास जा रहे हैं वो शहर पे लगने चाहिए, जो नक्शा अप्रूव होता है। इमरान साहब, यहाँ पे अलमिया ये ना कि नीचे के जो लोग हैं वो उनके साथ मिलके छोटे मोटे कनेक्शंस दे दिए, उनको थोड़े बहुत पैसे दे दिए अपने पैसे सेविंग के लिए, जो है वो डिपार्टमेंट्स को भी जो है ना हाथ में ले लिया है। मतलब ये भी एक यहाँ पे बिल्कुल अलमिया है। देखें, बात वो ये डिमांड और सप्लाई जी, डिमांड और सप्लाई। आपको पता है साइट एरिया के अंदर जो पानी की रिक्वायरमेंट है फैक्ट्रीज को नहीं पूरी कर पा रहा वाटर बोर्ड। अच्छा, अब वो कहां जाए मुझे बताएं? फैक्ट्रीज बंद कर दें, तो हमारे जो हाइड्रेंट्स हैं उनको पानी मिलता है, या फिर फैक्ट्रीज आप बताएं क्या सोल्यूशन है? बंद कर दें? नहीं, आपकी इकोनॉमी भी चलनी है, शहर 70% रेवेन्यू देना है। अब उन्होंने सब्स्टिट्यूट में क्या किया, वो सब सॉइल वाटर वहां पे खरीद रहे हैं। ये अलग है। फिर आप आ जाइएगा वाटर माफिया, फिर मैं बताऊंगा माफिया लगेगा साथ। सही बात अब मसला ये, वहां डिमांड है, उनको पानी चाहिए,
तो वहां पे प्राइवेटली लोगों ने घरों में बोरिंग करके आगे पीछे वो उससे पानी जमा करते हैं टैंकों में, वो लाइनों के जरिए फैक्ट्रीज में पहुंच रहा है, वो अलग से उसके चार्ज ले रहे हैं क्योंकि वाटर बोर्ड पूरा नहीं कर पा रहा। ये सब एक बाकायदा प्लानिंग की जरूरत है, स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत है। जैसे एक टाइम पे सैयद मुस्तफा कमाल साहब, उनका नाम पड़ गया था मुस्तफा कुदाल, क्या वजह क्या थी? पूरा शहर खुदवाया था। क्यों खुदवाया था? प्लानिंग की थी, डेडिकेशन के साथ एक प्लानिंग की थी। उसके अंदर जितनी पानी की जरूरत थी आगे आने वाले सालों के लिए, वो पानी लेके आए हब रिजर्वायर से। बल्दिया के लिए 60 लाख गैलन की पानी की लाइन अलग से डलवाई थी। इसी तरह बाबा बेट आइलैंड के अंदर जहां हाई राइज बिल्डिंग्स नहीं थी, लेकिन पानी की लाइन वहां तक वो लेके गए थे। इसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर रोड्स डेवलप किए थे, कंक्रीट ऐसे रोड्स डेवलप किए थे, तो आज तक कायम है। नजर भी आया था उस वक्त जो है, ज़ाहिर है पूरी दुनिया में कराची की कंस्ट्रक्शन, कराची तेजी से तरक्की करने वालों में 12वें नंबर पे आ गया था, और सैयद मुस्तफा कमाल को दुनिया का दूसरा बेहतरीन मेयर करार दिया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। पहले नंबर पे जर्मनी से बर्लिन के थे, वो तो तरक्की याफ्ता मुल्क है, हमारा तरक्की पजीर मुल्क है, फिर भी सेकंड नंबर पे। बात ये अभी भी डेडिकेशन के साथ जो किसी भी पार्टी में है, सब हमारे भाई हैं। बात ये जो काम किसी पार्टी में रहने वाला गलत कर रहा है, चुप कर चुका, उसको समझा के नए तरीके से स्ट्रेटेजी से डेडिकेशन के साथ इस मुल्क को बनाने की जरूरत है। और इस मुल्क को बनेगा कैसे? ये शहर जो 70% रेवेन्यू देता है, इस शहर को अल्लाह के वास्ते तवज्जो देके बनाया जाए। इसकी सड़कों को बदहाली का, जबू हाली का शिकार हैं, मोनजो दोड़ो वाली, मतलब सड़कें टूट का इस हद तक। आपको पता है डंपर माफिया हम लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, डंपर माफिया, ये एक्सीडेंट्स की सबसे बड़ी वजह ये टूटी हुई सड़कें भी हैं। क्योंकि जब एक हैवी व्हीकल जा रहा होता है तो वो एक खड्डे में जैसे ही उसका टायर गया, क्योंकि डिसबैलेंस होगा, बराबर में जाने वाला बाइक वाला उससे टकरा सकता है, बराबर में जाने वाली छोटी कार उससे टकरा सकती है। ऐसे हमने देखे हैं लाइव, ऐसे एक्सीडेंट्स होते हैं। तो ये किसी हद तक ये जिम्मेदारी भी है कि जो टूटी हुई सड़कें हैं उनको फौरी तौर पे ठीक करा जाए शहर में। और वो कैसे होगा? जो एनएफसी अवार्ड के जरिए पैसे आपके पास शहर को वापस मिल रहे हैं, इस सूबे को वापस मिल रहे हैं, उस शहर के अंदर लगाए जाएं। जो हमारे वजीर आला साहब हैं और ये मेयर साहब हैं, वो बैठ के एक प्लान बनाएं। इसी तरीके से जो यहाँ शहर के से ताल्लुक रखने वाली पार्टीज हैं उनको ऑन बोर्ड लिया जाए और इस शहर को डेवलप, क्योंकि ये शहर डेवलप होगा, इस शहर की बेहतरीन सड़कें होंगी, बेहतरीन अंडरपासेस होंगे, पानी का निजाम बेहतरीन होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतरीन होगा, आपकी खूबसूरत बिल्डिंग्स होंगी, जो आपके ऐसे शहर की ऐसी चौड़ी चौड़ी सड़कें जहां पे आपकी हाई राइज की अप्रूवल्स होनी चाहिए, वहां पे खूबसूरती के साथ आप। अच्छा, मैं आपको एक सिंपल 2 और 2 4 से समझाता हूं। जैसा कि इन्होंने कहा कि एक जगह कोई बड़ा 1000 गज का प्लॉट था, ठीक है, या 400 गज का प्लॉट था, वहां पहले एक फैमिली के 10-12 लोग रह रहे थे। अब वहां पर उसको कमर्शलाइज करके नक्शा प्रूफ उसका कमर्शियल का चलान जमा हुआ, उसकी हाई राइज ग्राउंड प्लस 7 या 10 या जिसमें 3 की पार्किंग होती है, अप्रूव होती है। क्वेश्चन पूछना, सॉरी टू इंटरप्ट यू। बात यह है कि जो एक रेजिडेंशियल एरिया है उसमें क्या आप उस प्लॉट को कमर्शलाइज कर सकते हैं, मतलब हाई राइज बिल्डिंग उसको इसमें कुछ सालों पहले तक ऐसा था कि जो कुछ रोड्स डिक्लेयर थे, जो जैसे आपका नॉर्थ अहमदाबाद वाला रोड है, चौड़ा रोड है, 300 फीट चौड़ा रोड है, इस किस्म के बहुत सारे शहर में रोड्स थे जिनको डिक्लेयर किया हुआ था कि यहाँ पे जो रोड साइड के प्लॉट्स हैं जो 400 गज के इससे बड़े हैं, उनको कमर्शियल करने का चालान जमा करेंगे। वो कमर्शियल की फीस जो लाखों रुपए में होती थी वो जमा होगी। देन उस पर अगर नक्शा अप्रूव होगा तो उसमें पार्किंग दी जाएंगी, 2 या 3 फ्लोर पार्किंग, ताकि पार्किंग का मसला सॉल्व हो। उसके बाद वो एडिशनल जो फ्लोर्स हैं वो रेजिडेंशियल फ्लोर्स अलग वो काउंट होंगे। फिर वो इस तरीके से काम होता था ना, ये प्रॉपर तरीका यही है। अच्छा, वो जो लाखों रुपए फीस जाती है उसके अंदर लिखा ये है बायलॉज में कि जनाब वो पैसे आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में यानी सेवरेज और पानी में भी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है उस पे लगाना। ठीक है, तो उस पे होना, अलग डिपार्टमेंट को आपने नहीं पे करना है, अलग से नहीं पे करने। अच्छा, वो जो डिपार्टमेंट को आपकी नॉर्मली जो फीस जारी होती है वो तो जाती है, वो जाएगी, लेकिन ये जो हम पैसे जमा करवा रहे हैं, जो लाखों रुपए नक्शा अप्रूव कराने के लिए कि वहां उस गली के, अच्छा बिल्डर हजरात भी करने को तैयार है, जो बिल्डर हजरात है उनका भी कहना होता है हम अपना हिस्सा डालने को तैयार है, हम गवर्नमेंट को जमा करा दिया, ठीक है, लेकिन यहाँ आपको सड़क बनवानी है, यहाँ अगर मिसाल के तौर पर आपको सेवरेज की लाइन डालनी है, उस पर शहर के लिए जो बेहतरी हमारा कंट्रीब्यूशन है वो बिल्डर कहते हैं हम करने को तैयार, लेकिन प्लानिंग तो कोई करे। सही बात है, वही बात है सारी, अब बात आ जाती है प्लानिंग के ऊपर। सिविल और गवर्नमेंट इश्तराक से एक अच्छा प्लान डेवलप हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बजाय लोग भागे भागे फिरे इधर उधर, आप उनको क्रिमिनल भगा के दड़ाएं, उनको एक प्रॉपर आप रेवेन्यू इंजन के तौर पे इस्तेमाल करें, उनसे काम लें, माशरे की बेहतरी के लिए, फलाह बहबूद के लिए प्लानिंग करें, काम लें। और जैसा मैंने आपसे कहा कि किसी भी माशरे के अंदर जब इन्फ्लेशन आती है तो उसके लिए बिजनेस इकोनॉमिक्स में लिखा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो। मैं समझाने के लिए कह रहा हूं, एक शख्स पे, जैसे वो खातून ने कहा, अनिला साहिबा ने कि 10 अफराद रह रहे थे,
अच्छा हम फर्ज करें कि वो 10 अफराद के साथ एक फ्लोर था ऊपर, उन्होंने रेंट पे दे दिया, वो पैसे रेवेन्यू के तौर पे आ रहे हैं। अगर वो उस प्लॉट को मिसाल 400 गज का या 1000 गज का है और यहां पर अगर कमर्शलाइज करके नक्शा अप्रूव करके अगर वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनती हैं, चाहे शहर फैसल हो या जो भी जगह आप देख लें, और अगर वो हाई राइज बनी और वो 10 फ्लोर आप देखें अगर किराए पे गए, तो वो रेवेन्यू का मुल्क के अंदर आ रहा है। वो रेवेन्यू जो आ रहा है, जो पैसे डेवलप, वो एक जगह डेवलप कर रही थी 1 लाख रुपए, वही जगह डेवलप कर रही है फिर 10 लाख रुपीज पर मंथ, और वो आपके मुल्क में ही काम आ रहा है ना। तो आपके मुल्क में तरक्की कैसे होगी, शहर कैसे डेवलप होते हैं, उसके लिए प्लानिंग चाहिए। अब बेहंगम तरीके से डेवलपमेंट होगी तो वो नुकसानदेह, यही नौबत होगी वो नुकसानदेह, या आपका जो मटेरियल जो है वो खतरनाक मटेरियल हो और वो अल्लाह न करे कोई नुकसान हो, वो भी। तो ये सब चीजें रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो अप और इसको ऑब्जर्व करने के लिए एक प्रॉपर प्लान की जरूरत है। और उसके अंदर जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे उसमें बिजनेसमैन हो, चाहे उसके अंदर गवर्नमेंट हो जो इसको कर रही है, जैसे पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ये कर रहे हैं, इसी तरीके से अगर एमक्यूएम से ताल्लुक रखने वाले एमपी एमएनए इनको भी ऑन बोर्ड लिया जाए और कारोबारी अफराद जो है उनको ऑन बोर्ड लिया जाए, इस पर एक प्लान बनाया जाए और प्लान बना के शहर को पॉजिटिव अंदाज में, बेहंगम अंदाज में नहीं, पॉजिटिव क्रिएटिव अंदाज में डेवलपमेंट की जाए। हर चीज के पॉजिटिव भी इफेक्ट्स आते हैं और हर चीज के नेगेटिव भी। डिपेंड ये करता है कि आप उसको कर किस तरह रहे हैं। अगर आप गाड़ी, अगर हम कहें कि जनाब ट्रैफिक में एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, बंद कर दें आप डंपर्स को, बंद कर दें आप टैंकर्स को, बिजनेस बंद हो जाएगा आपका। तो सोल्यूशन ये नहीं है, सोल्यूशन ये इंतजामी मामला है, उसको मैनेज करने की जरूरत है। आपके ड्राइवर्स जो है वो प्रॉपर ट्रेन्ड ड्राइवर हों, आपकी सड़कें अच्छी बनी हो ताकि ट्रैफिक से बचा जा सके। आप सिंगापुर में जाएं, जैसे ही द मोमेंट आप पेपर पांव रखेंगे जमीन पे, वहां पे गाड़ियां मेन रोड पे भी होंगी रुक जाएंगी, क्योंकि आप जेब्रा क्रॉसिंग से जा रहे हैं। जेब्रा क्रॉसिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, जिसकी जो मर्जी आ रही है, रॉन्ग साइड बाइक्स जा रही हैं, रॉन्ग साइड। आज ही मैं देख रही थी रात में जो है मतलब ट्रैफिक का एक नया जो उन्होंने कानून निकाला है, जो कि रॉन्ग आने वाले जो अफराद उनके लिए मेरे ख्याल से 15,000 चालान जो है रखा है। खैर अच्छी बात है, ये बेहतरी आ रही है ऐसा। अनिला साहब क्या कहेंगे आप? अगर आप ये अभी जो न्यू इन्होंने ट्रैफिक प्लान दिया है, जिसमें कहा है कि रात 10 बजे से लेके सुबह 6 बजे के दरमियान जो है ये हैवी जो भी ये डंपर और हैवी व्हीकल जो है वो शहर के अंदर एंटर होंगे, क्योंकि देखिए कराची में जो है वो पाकिस्तान का पोर्ट है, यहीं से ही जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट और अदर सूबों में जो है वो सारा लॉजिस्टिक जा रहा होता है। तो वही बात है कि एक पॉलिसी की, प्लानिंग की, और सबके ऊपर एज ए सिटीजन ऑफ कराची पाकिस्तानी के तौर पे और एक आपकी सिविक सेंस होने के तौर पे भी डंपर की जो एसोसिएशंस हैं उनको अपना रोल जो है वो क्लैरिफाई करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि उनके जो ये ड्राइवर्स हैं, देखिए 99.9% जो ये रोड एक्सीडेंट्स होते हैं ये टूटी फूटी रोड्स की वजह से, डंपर्स के ड्राइवर्स के एक्सीडेंट्स नहीं होते, ये बिल्कुल एक तो ड्रग्स में होते हैं, लंबी ये ड्राइव करके आ रहे होते हैं, और फिर जो इनका डंपर है वो क्योंकि हैवी व्हीकल है तो सामने उन्हें बाइकर्स भी नजर नहीं आ रहे होते और आधे से ज्यादा ये लोग नींद में हो रहे होते हैं। जब इनके खिलाफ जो है कोई एक्शन लिया जाता है तो इनकी एसोसिएशन जो है वो उसको नेगेटिव तौर पे लेके ऑफेंसिव हो जाती है और फिर वो थ्रेट करने लगती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये लोग क्योंकि देखिए ट्रांसपोर्टेशन की एक बड़ा ही मीन्स है, ये डंपर्स, कंटेनर जितने शहर से गुजरते हैं, और एक बड़ी ये बदकिस्मती है कराची शहर की कि इन्हें मेन कराची शहर से गुजरना पड़ता है, जिसमें जो है आपके सुबह स्कूल का ट्रैफिक, बाइकर, सारे लोग हैं, तो वो फिर सबसे ज्यादा उनको नुकसान पहुंचता है। तो इनको भी अपनी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे जो डंपर एसोसिएशंस हैं उन्हें चाहिए अपने लोगों को ट्रेनिंग दें, और जो आपके व्हीकल, हैवी व्हीकल जो है वो अनफिट है, किसी का आप देखते हैं कि कभी ब्रेक फेल हो गया है, किसी का कुछ हो गया है, तो प्लीज उनको रोड पे ना लेकर आए। और अभी एक पॉलिसी सीएम सिंह साहब ने ये भी दी है कि जितने भी बाइक वाले हैं प्लीज आप लोग हेलमेट जरूर पहने। एक्सीडेंट होते हैं, दुनिया के हर शहर में होते हैं, बट ये है कि आपको अपनी सेफ्टी भी जो है ना वो रखनी होती है। ये मैं नहीं कहती कि बाइक वालों को बिल्कुल ठीक कह रही है। अब मैं लास्ट में आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगी, क्योंकि आपने देखा होगा कल जो एक वाकया मलिर सिटी की हदूद में पेश आया, जिस तरह से एक स्कूल की तलबा जो है उसके साथ जो है वो इज्तिमाई तौर पर ज्यादती की गई। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? ये बिल्कुल इस इंसिडेंट की, इस वाकये की जो है वो
जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। ऐसे वाकयात बिल्कुल नहीं होने चाहिए, और ख़ास तौर पे कराची शहर में। मलीर जो है वो कराची का एक अहम डिस्ट्रिक्ट है, और इज्तिमाई ज़्यादती जी इसके जी बिल्कुल जो इसमें मुजरिम हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन हो। कोर्ट से भी ये रिक्वेस्ट करेंगे कि इनको इजी बेल पे रिलीज ना करें, बेनिफिट ऑफ डाउट का फायदा ठीक है देके ठीक है इनको मत ठीक है रिलीज ठीक है। करें। आप क्या कहेंगे, आप क्या कहेंगे? देखें, शॉर्टली ये आंसर कीजिएगा, मैंने शॉर्टली वाइंड अप की ये तरफ जाना कि है। सबसे बड़ी बात ये जो हमारे माशरे में ये जो बच्चियों के साथ इस तरह के वाक़यात हमारे देखने में आ रहे हैं, और इंतहा से बड़ी दरिंदगी है। और हमारे माशरे के अंदर ऐसे लोग, मैं समझता हूँ, इंसान कहलाने के भी लायक नहीं है। और अल्लाह ताला जो है उस बच्ची की मग़फ़िरत फरमाए, उनके घर वालों को ठीक सब्र है अता फरमाए। और मैं समझता हूँ हर हाल में इसको बहुत मैं सख्त अल्फाज में कॉन्डेम करता हूँ ठीक है, कि हमारे माशरे के अंदर हमें एक दूसरे पे भी मोहल्लों गलियों के अंदर नज़र रखनी चाहिए। सही सबकी बात है। बच्चियाँ बच्ची होती हैं, सबकी बहनें बहनें हैं, सबकी माएँ माएँ। हमें एक माशरे के अंदर एक अच्छे तरक्की याफ्ता माशरे के अंदर अपना किरदार एक कम्युनिटी के तौर पे अदा अच्छा करना अदा करना चाहिए, चाहिए, बिल्कुल। एक दूसरे के नज़र रखने चाहिए। किसी बच्ची को अगर हम देखें कि ऐसे टाइम पे कहीं अकेले मोहल्ले में घूम रही है, तो दूसरे जो घर के दूसरे पड़ोस की अफराद हैं खवातीन जी, हैं या लोग हैं, वो उनको इन्फॉर्म करें कि अपनी बच्ची का ख्याल करें। बिल्कुल बहुत दिल दहलाने वाले, बहुत दुख देने वाले अल्फाज नहीं है ये वाक़यात बिल्कुल जो ठीक हैं। है। बहुत शुक्रिया इमरान साहब, आपका अपने टाइम दिया। नीला साहब आपका बहुत शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ मैं नाज़रीन का हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान अदा से इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।